हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 14th लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। वीडियो को पाउच करते हुए आंसर दें और जितना भी मैं इंपॉर्टेंट नोट्स इसके बीच लिखवाती हूँ वो आपके लिए बोनस पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे नोट करते चलें। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, WC बैनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे फ्रेंड, वो WC बैनर्जी थे। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और ये मतलब कि पहली अध्यक्ष मतलब कि अधिवेशन हुआ कब था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। आप डेट और ईयर दोनों नोट करते चलिए। 28 दिसंबर सन 1885 में हुआ था। मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, अभी जस्ट मैं आपको बताई फ्रेंड, कि वो WC बैनर्जी थे। नेक्स्ट थर्ड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो 1885 में बना, और ये वायसराय के तौर पर भारत में रहा 1884 से 1888। तो जाहिर सी बात है लॉर्ड डफरिन ही उस समय ना रहेगा भारत का वायसराय, चूँकि 85 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो देखिए फ्रेंड, जब 1857 की क्रांति हुई थी, हम लोग जब प्रीवियस सेट करे हैं तो उसमें भी मैंने आप लोगों को हर चीज़ बताई कि किस प्रकार से सबका अलग अलग थिंकिंग था, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था 1857 की क्रांति के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का जब गठन हुआ तो उसके बारे में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। तो अब बताइए ये किसका कथन था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? यह किसने कहा था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह कथन लॉर्ड डफरिन का था, जो उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए फ्रेंड, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतलब कि हर टाइम एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसे स्किप ना करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, और ये दूसरा अधिवेशन हुआ था फ्रेंड कलकत्ता में सन 1886 में, कलकत्ता में 1886 में, और अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी, 3 बार। नेक्स्ट 7th है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, उन्होंने जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 ईस्वी में, तो उसके अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब तो आपको पता चल ही चुका होगा। पहला हुआ मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी समृद्ध नहीं रहे, यानी कभी नहीं जुड़े? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्षता इन्होंने नहीं की। नेक्स्ट,
10th नंबर, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? अब देखिए, ये लाल बाल और पाल जो था, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक तथा पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे फ्रेंड, ये गर्मपंथी दल के नेता थे। इनका मिजाज गर्म था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। ये तीनों में सिर्फ लाला लाजपत राय ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कभी भी अध्यक्ष के तौर पर नहीं चुने गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब लाला लाजपत राय की बात हम कर रहे हैं तो उनके बारे में भी कुछ नोट्स हैं, तो वो आप लिख लीजिए। लाला लाजपत राय ने जो 35वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में सन 1920 ईस्वी में, तो उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब जान लीजिए आपके नॉलेज के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो जनरली दिसंबर के महीने में होता था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो पहला अधिवेशन भी हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो जनरली वो मतलब कि ईयर के लास्ट मंथ यानी दिसंबर में ही होता था, लेकिन कुछ विशेष कारण आ जाती थी, कुछ इमरजेंसी आ जाती थी, जिसकी वजह से कुछ विशेष सत्र यानी विशेष अधिवेशन पहले बुलाना पड़ता था। तो देखिए 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो दिसंबर में जो हर टाइम उनका फिक्स था तो दिसंबर में ही हुए, और दूसरा 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था। तो उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी कलकत्ता में, और ये 35वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन रही थी ये चारों महिला में से। तो एनी बेसेंट जो थी वे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी वे थी एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताई कि अगर पहला भारतीय महिला पूछेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने सन 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की थी, और ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। अब आपके नॉलेज के लिए एक और चीज़ बता दूं कि मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। पहला तो एनी बेसेंट ने 1917 में, उसके ठीक 8 साल बाद यानी 1925 में सरोजिनी नायडू ने, 1925 से ठीक 8 साल बाद यानी 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने। तो 8 साल के अंतराल पर ये 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1917, 1925 तथा 1933 में नलिनी सेनगुप्ता नामक स्त्री ने की थी। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे वापस लेकर रहूँगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य जो है यानी इंडिया जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे अंग्रेज़ों से वापस छीन कर रहूँगा, ले कर रहूँगा। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका से आप ये मत समझ जाइएगा कि ये कोई लेडीज थी, नहीं, अंबिका चरण मजूमदार एक जेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये जस्ट अभी हो चुका है फ्रेंड कि यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाला लाजपत राय ने भी रखा। पहले तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा वो आप लोगों को पता चल गया, और लाला लाजपत राय का ये कथन था कांग्रेस के बारे में। तो इसी प्रकार से बहुत लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि ये अच्छा है, खराब है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्जन का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 19 नंबर, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो यह कथन महात्मा गांधी का था कि स्वतंत्रता प्राप्ति अगर हो जाएगी तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आज भी कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में नहीं है मतलब कांग्रेस अभी भी है ना, वो जो गुट बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो आज भी है, कांग्रेस समाप्त नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सन 1924 ईस्वी में एक ही बार मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वे थे बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। नेक्स्ट 21, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये हरिपुरा कहाँ है फ्रेंड, तो गुजरात का एक क्षेत्र है हरिपुरा, वहीं पर 1938 में अधिवेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब ये हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ था ना कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस अधिवेशन के तहत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी जेबी कृपलानी। यानी पार्टिकुलर डेट की अगर बात करें 15 अगस्त 1947 तो उस टाइम भारत के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन गण मन जो है वो सबसे पहली बार कब गाया गया था। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1911 में, उसमें सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। 24, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन बी राजा वामवाद्य आंदोलन। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट 26, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल के नेता थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल डिंगरा और उधम सिंह ये तीनों उग्रपंथी नेता थे। नेक्स्ट 27, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक और कथन कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना करती है, याचना करती है ब्रिटिश से कि हमें हमारा देश वापस लौटा दो। तो ऐसे प्रार्थना करने से वे थोड़ी ना दे देते। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। ये स्वयं अपने ही देश को ब्रिटिश सरकार से भीख मांग रही है कि हमें वापस हमारा देश लौटा दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। नेक्स्ट 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन 1906 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। ऑप्शन ए इज यहाँ पर सही हो जाएगा, अरविंद घोष वो एक गर्म दल के नेता थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी ये सब नरम दल से बिलोंग करते थे। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो आप ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो लाला लाजपत राय वे उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था।
ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के नेता नहीं थे। जाहिर सी बात है, बहुत बार रिपीट हो चुका कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट 34, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरविंद घोष स्वदेशी को सपोर्ट करते थे। अब देखिए स्वदेशी क्या होता है। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। मतलब जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया फ्रेंड, बंग भंग आंदोलन, यानी जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसके जस्ट बाद यानी तुरंत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जो 1911 तक रही थी। तो स्वदेशी का आंदोलन का मतलब था ना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन से जो वस्तुएं बनकर भारत में आती थी तो इन वस्तुओं का बहिष्कार करना है और अपने देश की वस्तुओं का यूज करना, जैसे खादी वस्त्र वगैरह हो गए तो उनका यूज करना था, ताकि ब्रिटिश लोग को हम लोग आर्थिक तौर पर से क्षति पहुँचा सकें। तो ये था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मतलब मकसद, मोटो। नेक्स्ट 36 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। और ये किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो यह कथन था वैलेंटाइन चिरोल नामक एक व्यक्ति का। नेक्स्ट 37, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। देखिए अब बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक एक मतलब कि उनकी पत्रिका थी, उनका वो प्रकाशन करते थे। तो उसमें वो मतलब कि क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे कि किस प्रकार से मतलब क्रांतिकारी गतिविधि, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और इसी को दबाने के लिए, इसी के विरोध में मतलब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1908 में पकड़कर जेल में बंद किया था। कंटिन्यू 6 वर्ष तक वे जेल में रहे थे। नेक्स्ट 38, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि उनको जेल 6 वर्ष की हुई थी। नेक्स्ट 39, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। श्री गणेश मतलब होता है शुभारंभ किया था, स्टार्ट किया था। तो वो बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व मनाया जाता है उसकी शुरुआत की थी, और आज तक वो गणपति पर्व वहाँ का बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र का। तो 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 41, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज यानी अभिनव भारत का गठन किया था। ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ने। अब देखिए वी.डी. सावरकर सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ गणेश सावरकर भी मिले हुए थे, बट यहाँ पर ऑप्शन में गणेश सावरकर नहीं है। तो वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने मिलकर सन 1899 ईस्वी में एक गुप्त संस्था स्थापित की थी फ्रेंड, जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था उस गुप्त संस्था का? मित्र मेला। वही मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया सन 1904 ईस्वी में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था। अब देखिए अभिनव भारत ये तो इसका नया नाम था, इससे पुराने अभिनव भारत को हम लोग मित्र मेला के नाम से जानते थे, जिसका गठन ये दोनों ने मिलकर 1899 में किया था। बाद में इसका नाम बदला गया, कब? तो 1904 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अभिनव भारत। यानी अभिनव भारत के अगर पुराने नाम पूछेंगे तो उसका नाम हो जाएगा मित्र मेला। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए आ गया ना मित्र मेला, तो वही दोनों ने शुरू किया था। किसने? तो गणेश सावरकर और वी.डी. सावरकर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। वी.डी. सावरकर का फुल फॉर्म है विनायक दामोदर सावरकर। कब शुरू किया था मित्र मेला? तो सन 1899 ईस्वी में। इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कब पड़ गया? तो 1904 में। आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट 43 है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। अब ये युगांतर पार्टी क्या थी? तो ये भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाला ना फ्रेंड एक गुप्त संस्था था, संगठन था युगांतर पार्टी। नेक्स्ट 44, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी सन 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनुशीलन समिति। 46, अनुशीलन समिति थी
ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? यानी उनको एक एडजेक्टिव विशेषण दिया गया था लोकमान्य, तो वह कब दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल। अब ये बर्रा डकैती हुई थी कब? तो सन 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट 49, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये मुजफ्फरपुर में एक किंग्सफोर्ड था, मतलब उसकी जो हत्या का प्रयास खुदीराम बोस नामक एक लड़के ने किया था। बहुत कम उम्र का वो लड़का था, तो उसने मतलब कि उसकी जो बग्घी पर बम फेंकने का प्रयास किया था। कब किया था? तो 8 अप्रैल 1908 को। डेट याद कीजिए, 8 अप्रैल 1908 को। हालांकि किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, वो बच गया, परंतु कुछ महीने बाद खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट 51, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1924 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना बहुत सारे लोगों ने मिलकर की थी, जैसे उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब भी शामिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सब ने मिलकर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्थापित किया था। तो नेक्स्ट 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। अब कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी 1924 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिव वर्मा। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल को। अब देखिए ये काकोरी षड्यंत्र था क्या? तो मतलब कि जब क्रांतिकारी संगठन बहुत सारे बनाए गए थे, तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, मतलब भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये सब ने मिलकर क्या किया कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाल दी। डेट याद कीजिएगा, 9 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक ट्रेन में डकैती डाल दी थी सरकारी खजाना को लूटने के उद्देश्य से। क्यों लूटना चाहते थे? वे कोई चोरी नहीं कर रहे थे, उनका पैसा को मतलब कि लेकर सरकारी खजाना को लूटकर उन पैसों से वे हथियार खरीदना चाह रहे थे, ताकि ब्रिटिश खिलाफ के विरुद्ध जो युद्ध लड़ सकें, युद्ध जो है वो ताकतवर बना सकें। तो इसीलिए काकोरी कांड हुआ था। तो इन पे फांसी की सज़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट 55, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ? मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि वो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, तो 55 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भगत सिंह जो थे वो काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह सब थे, लेकिन भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद, वे नहीं पकड़ाए थे, वे निकल कर मतलब भाग गए थे, बच गए थे। 58 हो जाएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सन 1928 ईस्वी में गठित की गई थी। कहाँ गठित की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भगत सिंह। नेक्स्ट 60, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? मैं जस्ट अभी आपको बताई फ्रेंड कि दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला मैदान था, वहाँ हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 61, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन और बताइए। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुठभेड़ में गोलियों से। अब देखिए, गोली से ब्रिटिश ने नहीं मारा था, हुआ क्या था कि मतलब कि अंग्रेज़ों से वो अकेले चंद्रशेखर आज़ाद भिड़ गए थे।
किस दिन, ये डेट याद करिए, 27 फरवरी 1931 का वो तिथि था। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद अकेले बहुत सारे ब्रिटिश का सामना कर रहे थे, तो उनके मतलब जब पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली बची हुई थी, अब उन्होंने देखा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, तो वे सोचे कि उनके हाथ से मरने से तो बेहतर है मैं खुद को गोली चला दूं। तो जो एक गोली बचा हुआ था उन्होंने खुद के मतलब कि शरीर में दाग दिया और फिर उनकी मतलब की डेथ हो जाती है वहीं पर। और ये सब जो कांड हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था 27 फरवरी 1931 में। नेक्स्ट 62, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भगत सिंह ने। नेक्स्ट 63, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन लोगों को लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी फांसी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट 65, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बटुकेश्वर दत्त को, जबकि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ये तीनों को हुई थी, बट बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। नेक्स्ट 66, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह धावा आयोजित किया था? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूर्यसेन ने। नेक्स्ट 68, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? खुदीराम बोस। देखिए फ्रेंड, मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट को मारने की हत्या इन्होंने खुदीराम बोस ने ही की थी और इनको फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। आप डेट याद कीजिए, खुदीराम बोस को फांसी पर सजा मतलब कि चढ़ाया गया था 11 अगस्त 1908 को। और ये बहुत ही कम आयु के मतलब शहीद थे। इनकी जिस टाइम मतलब कि इनको फांसी दी गई थी उनका आयु तकरीबन 18 वर्ष कुछ महीने का था 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट 69, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन आप इधर देखिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। नेक्स्ट 71, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बीना दास। 74, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए, लंदन में। नेक्स्ट 75, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए वो वर्ष क्या था? तो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी लाला लाजपत राय। 77, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? ऑप्शन डी, सोहन सिंह भाखना ने। 77 का आंसर सोहन सिंह भाखना होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने की थी। सॉरी, गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना ने और गदर पार्टी को स्थापित किया था लाला हरदयाल जी ने। नेक्स्ट 78, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट 79, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था 1914 में, तो इसीलिए गदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, महेंद्र प्रताप ने। नेक्स्ट 81, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 82, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी रुस्तम कामा।
इस महिला को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भीखाजी रुस्तम कामा नामक जो स्त्री थी, इन्होंने सबसे पहली बार 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में तिरंगा झंडा फहराया था। यहाँ पर से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो भीखाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया था। कहाँ फहराई थी ये? तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में ये फहराई थी झंडा। तो 83 है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? देखिए आ गया यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भीखाजी कामा ने। नेक्स्ट 84, वह कौन थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने 30 अगस्त 1928 को इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया था। किसने स्थापित किए थे? तो रास बिहारी बोस जी ने स्थापित किए थे। नेक्स्ट 85 है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 से। नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब था? तो आप बोर्ड नोट कीजिए, 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चला। 1899 से 1905, और इसी ने बंगाल विभाजित किया था। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट 88, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल को विभाजित किया था, अब रद्द ये किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, और लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द किया था। नेक्स्ट 89, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट 90 नंबर, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी कमजोर करने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। 92 देखिए कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का, यानी शुरुआत होने का तत्कालीन कारक क्या था? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, जो उसने 1905 में किया था, उसके जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन पनपा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, और ये आंदोलन में क्या क्या चीज़ हुए थे ये सब आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैं बतला चुकी हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि जो भी वस्तुएं ब्रिटेन से आती थी, बनकर भारत में बेची जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उन वस्तुओं को नहीं खरीदें, यानी उन वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत की स्वदेशी को अपनाएं। जैसे भारत में जो खादी वस्त्र उस समय बहुत मतलब कि ट्रेंड पर था, तो उसे अपनाने के लिए कहा गया था सभी लोगों को, भारतीय जनता को, जिसकी वजह से कि ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचाई जा सके। और ये जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब तक चला था? तो सन 1911 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन चला। नेक्स्ट 93, बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट 94, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 96 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज सी, यानी चिदम्बरम पिल्ले में। हर जगह स्वदेशी आंदोलन भड़का था, तो हर जगह उनके नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग थे।
तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम था चिदम्बरम पिल्लै। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी यानी सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट 99, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम को गाया गया, शीर्षक गीत बना। अब यहाँ पर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में कई एक बार पूछे जा चुके हैं कि वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया कब गया था? तो जन गण मन जो है वो तो मैं आप लोगों को बता दी कि वो 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1911 का अधिवेशन हुआ उसमें गाया गया कलकत्ता में। बट वंदे मातरम की बात करें तो ये तो मतलब कि जन गण मन से भी पहले गाया गया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था 1896 में। और उस समय मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में सन 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया। और सबसे पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट 100 और लास्ट क्वेश्चन कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तथा फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।